कुंदन झा, सौरभ कुमार, सुमन कुमार, कुंदन यादव, आ जाइए सब लोग। अब कैसे हैं आप लोग बताइए? अच्छे हैं? हाय, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? अरे बोलिए कुछ। ऐसे लड़म काहे हो गए? मसुआ गए हैं लगता है। सुबह से पढ़ा रहे हैं हम, थक गए हैं आप लोग ना। वाह। हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसे आप लोग बोलते रहिए। भोज, बेटी भी आए हैं, भोज देंगे। भोज, भोज चाहिए। ओ, बिट्टू झा का शादी है, उसी का भोज मांग रहे हैं? ओ, अभी शादियों तो पहले होने दीजिए। बिट्टू सर को हम बोले कि सुनिए सुनिए ने, एगो बात बोल रहे हैं। बिट्टू सर को बोले कि आप तो शादी कर रहे हैं, सब तो जानिए गया है। पटना का लड़का तो उस सबको तो रिसेप्शन यहीं देंगे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन बहुत ऐसा लड़का है सहरसा सुपौल मधेपुरा का जो ऑनलाइन पढ़ता है, वो तो पहुंचबे करेगा। हम अपनी दादी का भोज किए थे, पटना से लड़का राजरानी से पहुंच गया था, तीनों दिन खाया। समझे? तीनों दिन खाया, आराम से कामों किया, मदद भी किया बहुत, और आ गया अपना। तो ये तो शादी का भोज है। जब मरनी का भोज खाने के लिए लड़का यहाँ से चल गया, और आसपास का सब लड़का लगभग आ गया था, लेकिन मदद किया, सब बहुत मदद किया। हम लोग की तरफ होता है सभा, सभा में 18 गांव होता है, सभा पर का भोज किए थे। ठीक है, 18 गांव से ज्यादा होता है, पता नहीं अब कितना होता है, हमको पता नहीं है। लेकिन 25-30 हजार 40 हजार लोग खाया था भोज। समझे? तो ये तो उनके विवाह का भोज है। हम बोले सहरसा सुपौल मधेपुरा का तो लड़का पहुंचबे करेगा, पटना के ऑफलाइन लड़का को तो हम रोक लेंगे, लेकिन उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे। तो हमको बोले हैं कि, तो पहले था कि प्लान था कि पटना के हर टीचर को इनवाइट करना है। तो फिर विचार हुआ कि पटना के हर टीचर को इनवाइट कीजिएगा, तो फिर आप तो टीचरे में व्यस्त हो जाइएगा, तो वहाँ का बच्चा जो आएगा उस एरिया का ऑनलाइन वाला, उसको कौन संभालेगा? बोले आप संभालिएगा। बोला हम ब्याह करेंगे, हम संभालेंगे उम्भालेंगे ना। उसके बाद बोले, हाँ उसके बाद बोले क्या, हमको ब्याह करने से मतलब अपना संभालिए, जो करना है कीजिए, गैदरिंग होगा अपना देखिएगा, हम तो अपना ब्याह करेंगे। तो फिर इसी वजह से जो है प्लान किए हैं, पटना के किसी भी टीचर को इनविटेशन नहीं दिए हैं। तो फिर बोले कि रिसेप्शन जो है पटने में कर लीजिएगा। बोला एक वो तो घर पे होबे करेगा रिसेप्शन, बोले पटना में भी एक रिसेप्शन कर लीजिएगा। फिर बिट्टू सर बोलते हैं कि मैडम मानेगी तब ना। तो फिर बोले हम मैडम मतलब देखिए, अब ये मतलब बहुते बात किए हैं, मतलब इधर 1 महीना से बात कर रहे हैं, सुबह में 4-4 बजे तक बात किए हैं। मतलब मैडम में कितना पावर है देखिए। तो फिर हम यही समझाए, तो हम ये बोले कि आप मान न जाइए, हम तो मैडम को मनाइए लेंगे। अरे मैडम, लड़की को क्या चाहिए यार? लड़की छोटा छोटा चीज में खुश हो जाती है, उसको चाहिए गिफ्ट। मैडम को हम पटना के सर सबसे दिलवा देंगे गिफ्ट, कोई भी आएगा तो ऐसे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यही गिफ्टों सबके वजह से जो है, यानी उनका अपना विचार है कि नहीं रिसेप्शन करेंगे, गिफ्ट आएगा, गिफ्ट हमको पसंद है नहीं, हम लेना नहीं चाहते हैं। बोले ठीक है, रिसेप्शन का कार्ड जब पटना के टीचर को देंगे तो उस पर लिख देंगे गिफ्ट लाना वर्जित है।
तो मतलब अब ये से मैडम मानेगी तब ना, बताइए। हमारा काहे परेशानी बढ़ेगा। चलिए, अब हो गया। तो आप में से कोई भी नहीं जाइएगा, उधर मत जाइएगा। आप लोग को रिसेप्शन यहाँ देंगे। देखिए उधरे का लड़का तो ये करेगा, हमको तो इतना डर है ना, हम क्या बताएं। ठीक है, सबको नोट दिए हैं, हमको बोले अपना संभालिए। हम उनका जिस टाइम में शादी है उससे 4-5 घंटा पहले। ठीक है, और क्या है, वहां पे हम आदमी को लगाए हुए हैं। ठीक है, आदमी मेरा लगा हुआ। हर हम काम थोड़ी करते हैं, हमको तो मैनेजमेंट देखना रहता है। मैं दूगो संभालने वाले को भेज दिए हैं। हमको डर था कि मतलब देखिए अपने घर पर तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन उन लोगों में होता है क्या, जिस दिन शादी होता है उससे 3 दिन पहले लड़का के घर पे विध होता है। शादी के 4 दिन तक जो है लड़की के घर पे विध होता है। तो 4 दिन तक शादी के बाद अपने ससुराले में रहेंगे, समझे। वहां पे विध बहुते होता है। 2 गो आदमी को भेजे हैं संभालने के लिए। कल जब उनको विदा किए हैं तो 2 गो हम अपना आदमी भेजे उनको संभालने के लिए। ठीक है, और समझा दिए, दोनों को भी समझा दिए। जैसे गुस्साए, कुछ नहीं बोलना सर, आराम से। सर आपका अपना घर न है, अपना घर में सब चीज चलता है, ससुराल में पहली बार है। सर आराम से, थामिए थामिए। पूरा ट्रेंड करके हम आदमी सबको भेज दिए हैं। हो गया। आइए अब क्वेश्चन पे। है शांत रही, क्वेश्चन नहीं। 2 गो को अब ये भेज दिया तो हम क्या जाएंगे। बट अब लखनऊ जाने का उम्र है मेरा, तो बच्चा सब जाता है लखनऊ। अब है सांद्रो है क्वेश्चन पे। पहले जोर से आप लोग चिल्ला लीजिए खूब। अगल बगल वाला क्या कहता होगा, मतलब विद्यार्थी है कि क्या है। मतलब विद्यार्थी होने का परिचय तो दीजिए महाराज। अब एनर्जी खत्म हो न गया। अब आइए क्वेश्चन पे। है शांत रहो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। आइए अब पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आज का पहले की तुलना में, और देखिए 18 मई तक हम इसी लेवल का बाबू क्वेश्चन रखेंगे। क्यों, तो 18 मई को बिहार एक्साइज 28 पोस्ट वाला एग्जाम होना है। और हम आपको बता दें 18 तारीख को आप एग्जाम दीजिएगा। इधर जो जब से यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है तब से का क्वेश्चन से लेकर के 18 मई तक के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके डिस्कशन से आएंगे। हूबहू क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो डिस्कशन करवाएंगे वहां से आएंगे, पक्का आएगा। और इसी पैटर्न पढ़ेगा, लेवल इसी के जैसा रहेगा, लेवल जो है इसी के जैसा रहेगा। तो 18 मई तक बिहार एक्साइज 28 पोस्ट वाला एग्जाम होना, उसी लेवल का क्वेश्चन हम रखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि अशोक के किस बृहद शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं अपनी पत्नी के साथ विश्रामालय में ही क्यों न रहूं,
मेरे मंत्री हमसे आकर जनता के कल्याण संबंधी कार्यों को लेकर मिल सकते हैं, हमसे आकर मिल सकते हैं। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है कि अशोक यह घोषणा कर रहे हैं कि अगर मामला जनता के कल्याण से संबंधित हो तो उस स्थिति में हमारे मंत्री हमसे कहीं भी आकर मिल सकते हैं। मैं जहां भी रहूं वहां आकर के हमारे मंत्री हमसे मिल सकते हैं, अगर बात जनता के कल्याण संबंधी कार्य से हो, अगर बात प्रजाहित की हो। मतलब अशोक यहां तक कहे हैं कि जनता के कल्याण संबंधी काम हो तो अगर मैं अपने विश्रामालय में अपनी पत्नी के साथ भी रहूं तो वहां पर आकर के भी हमारे मंत्री हमसे मिल सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। यह घोषणा अशोक ने अपने किस बृहद शिलालेख में किया है? प्रश्न यही है। प्रश्न आप समझे ना। अशोक की 5 पत्नी थी, देवी, कारुबाकी, असंधिता, पद्मावती, तिस्यारक्षा। अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया। अभिलेख मतलब पत्थर पर लेख लिखा, आदेश दिया, उस आदेश के जरिए अपनी जनता को संबोधित किया। जैसे आज के हमारे प्रधान सेवक दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं टेलीविजन के जरिए और जनता को संबोधित करते हैं। तो अशोक शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख या अभिलेख के जरिए, यानी अभिलेख के अंतर्गत ही शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, गुफा लेख आता है। मतलब बड़े बड़े पत्थरों पर लेख लिख करके, स्तंभ पर लेख लिख करके जनता को जो आदेश दिया वही अशोक का अभिलेख है। यूं तो अशोक के शासनकाल की कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें एनसीईआरटी स्पष्ट तौर पर इस बात का वर्णन देता है कि अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता अभिलेख जारी किया जाना है। अशोक के अभिलेख को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। इसमें शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं। शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं। शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, जिसमें अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या है 14। बृहद शिलालेखों की संख्या है 14 और अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या सैकड़ों में है। तो बृहद शिलालेखों की संख्या जो 14 है उसमें प्रथम बृहद शिलालेख में अशोक पशु बलि की निंदा करता है और यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। अशोक एक ऐसे शासक हुए जो जनता से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए थे। अशोक पशु बलि की निंदा करते हैं प्रथम बृहद शिलालेख के जरिए और यह कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में पशु बलि पर पूरी तरीका से रोक लगा रखा था। पशु बलि, पशुओं की बलि, हम लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। हम लोग मांस खाने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। तो अशोक पशु बलि की निंदा किया, कहा नहीं पशु बलि सही नहीं है। जबकि जानते हैं अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, मतलब हिंसा करके गद्दी प्राप्त किया। मतलब अशोक शुरुआती वर्षों में हिंसक हुआ करते थे, लेकिन देखिए आपको आपके शुरुआती परिणामों से नहीं याद रखा जाता है, बल्कि आपको आपके अंतिम दिनों के कर्मों से याद रखा जाता है। तो अशोक बाद में जाकर अहिंसक हो गए थे, तो अशोक को उसी तौर पर इतिहास याद भी करता है
और अशोक अपने अहिंसक नीति के वजह से ही महान भी हुए, अशोक अपने शांतिवादी नीति की वजह से महान भी हुए। फिर अशोक का द्वितीय बृहद शिलालेख है, उसमें अशोक ने पशु चिकित्सालय, मानव चिकित्सालय स्थापित करने की बात कही है। अशोक प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया, पशुओं के लिए अस्पताल, मानवों के लिए अस्पताल। और अशोक का जो पड़ोसी राज्य था उस बारे में भी जानकारी द्वितीय बृहद शिलालेख देता है। फिर तृतीय बृहद शिलालेख में अशोक अपने पदाधिकारियों को कहता है कि आप प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य का दौरा कीजिए। और अशोक के समय प्रांत अर्थात राज्यों की संख्या 5 हुआ करती थी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य प्रांत, कलिंग, अवंती। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती, उज्जैन की राजधानी अवंती। इसके बाद अशोक चतुर्थ बृहद शिलालेख में यह घोषणा करता है, भेड़ी घोष के जगह धम घोष, भेड़ी घोष के जगह धम घोष की घोषणा अशोक अपने चतुर्थ बृहद शिलालेख में करता है। मतलब अशोक कलिंग युद्ध को जीतने के बाद यह घोषणा किया। कलिंग युद्ध में जो भारी रक्तपात हुआ उस वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने कहा कि नहीं, अब हम भौतिक तौर पर युद्ध के माध्यम से राज्य को नहीं जीतेंगे बल्कि धर्म के माध्यम से राज्य को जीतेंगे। फिर 5वां बृहद शिलालेख, अशोक ने धम्म की संकल्पना की थी। अशोक के धम्म में सत्यवादिता की बात की गई थी, पवित्रता की बात की गई थी, मृदुता की बात की गई थी। अशोक का धम्म यही था। तो अशोक का जो धम्म था, अशोक अपने धम्म के प्रचार को लेकर धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। उस धम्म महामात्र को लेकर जानकारी 5वां बृहद शिलालेख देता है। फिर अशोक अपने 6ठे बृहद शिलालेख में आत्मनियंत्रण या स्वनियंत्रण की बात करता है, सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। अब सेल्फ कंट्रोल क्या है? आईपीएल चल रहा है 7:30 बजे रात से, बहुत बच्चा, आज मेरे टीम का मैच है, आज हम नहीं जाएंगे टेस्ट देने, आज हम मैच देखेंगे। लेकिन वहीं पर बच्चा माइंड को कंट्रोल करके, अपने आप को, अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने माइंड पर नियंत्रण करके, नहीं आईपीएल देखना मेरा काम नहीं है, हम एक विद्यार्थी है, मेरा काम है पढ़ाई करना, हमारे गार्जियन ने हमें पढ़ने के लिए पटना भेजा है, तो नहीं हम टेस्ट देने जाएंगे, टेस्ट देकर आएंगे, 9:30 बजे के बाद दूसरा इनिंग देख लेंगे। यानी वहां पर माइंड को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में करना है। इसी को स्वनियंत्रण या आत्मनियंत्रण कहा जाता है। और अशोक को अपने आप में सेल्फ कंट्रोल था। अशोक स्वनियंत्रित थे और अशोक स्वनियंत्रित थे, इसी वजह से अशोक ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मैं जहां भी रहूं, चाहे मैं अपनी पत्नी के साथ विश्राम ही क्यों न कर रहा हूंगा, आप यानी हमारे मंत्री हमसे मिल सकते हैं अगर मामला जनता के कल्याण के हित से संबंधित हो। मतलब इस बात की घोषणा अगर देखा जाए तो अशोक ने अपने 6ठे बृहद शिलालेख में किया था, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6ठा बृहद शिलालेख। इसके बाद 7वां बृहद शिलालेख, अशोक धार्मिक तौर पर सहिष्णु था। इसको लेकर जानकारी हमें 7वां बृहद शिलालेख देता है। मतलब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था। आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया। मतलब अशोक धार्मिक तौर पर कहीं ना कहीं सहिष्णु था। मतलब अशोक सभी धर्मों को लेकर चलने में विश्वास करता था। इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थल कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी की जो यात्रा किया उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है। और अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में जानकारी हमें 8वां बृहद शिलालेख देता है। फिर अशोक अपने पड़ोसी राज्य एवं राजाओं के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया, उनसे मुलाकात किया, उन्हें उपहार दिया। इसको लेकर जानकारी 9वां बृहद शिलालेख देता है। फिर अशोक अपने पदाधिकारियों को यह कहता है कि राजा सहित सभी पदाधिकारी हमेशा जनता के हित के बारे में सोचे। इसकी चर्चा 10वें बृहद शिलालेख में। फिर 11वें बृहद शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है।
धम्म की व्याख्या। और 12वें बृहत शिलालेख में स्त्री धम्म महामात्र की नियुक्ति को लेकर प्रावधान है और उसी में अशोक सर्वधर्म संभव की बात करता है। 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा अशोक के पड़ोसी राज्य एवं राजाओं के बारे में जानकारी है। और 14वें बृहत शिलालेख में अशोक कहता है कि लोगों को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, लोगों को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन पूरा स्थल सिनौली अपने किस साक्ष्य के कारण प्रसिद्ध है? हड़प्पाकालीन पूरा स्थल जो सिनौली है यह अपने किस साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय राज्यों के संदर्भ में अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के 75 जिला में एक बागपत जिला है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में ही सिनौली है। यहां से मानव समाधान मिले हैं। मानव समाधान यानी मानव के शव को जो दफनाया गया है उसका प्रमाण मिला है। और यहाँ से मानव समाधान ही नहीं बल्कि पशु समाधान भी मिला है। पशु समाधान भी मिला है यहाँ से। और इसकी लोकप्रियता का कारण अगर देखा जाए तो मानव समाधान है। आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। देखिए, एक बात बाबू आप जानिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक प्रकार से आप कहिए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति बिहार में हुआ है। बिहार में हुआ है क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ है, बोध गया में हुआ है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ है। वैशाली के जाम्बरिक नामक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर। तो बिहार ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्मस्थली है कह सकते हैं आप। लेकिन इस धर्म का प्रचार प्रसार, इन दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार तो सबसे पहले बिहार में हुआ ही। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये दोनों धर्म सिर्फ बिहार तक ही सीमित रह गए थे। बिहार का ही पड़ोसी उत्तर प्रदेश है। इन दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आगे चलकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इन दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ था। तो उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहां पर दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल ज्यादा है लेकिन जैन स्थल काफी कम है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम हुआ। परंतु उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी है, जिसे जैन ग्रंथों में कुशाम्ब कहा गया, कुशाम्ब कहा गया, कौशाम्बी जैनियों से भी संबंधित है और कौशाम्बी बौद्धों से भी संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का तीर्थस्थली कौशाम्बी का जहां तक सवाल है तो जो कौशाम्बी है वह बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा बी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? कहां हुई? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? जानते हैं, सुनिए। सिकंदर किताबी कीड़ा था, पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। जानते हैं, आपको अगर महान बनना है, जीवन में सच में कुछ करना है,
कम से कम अच्छा आदमी बनना है, किताब पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए, लेकिन पढ़िए, किताब पढ़िए, पेपर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जानते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ने से, किसी के बारे में जानने से आप थोड़ा सोचते हैं, आप थोड़ा तार्किक होते हैं। जैसे हम हर चीज को लेकर तर्क दे देते हैं, क्यों? किताब पढ़ते हैं, सोचने की क्षमता का विकास हुआ है किताब पढ़ने से। सिकंदर जो विश्व विजेता बना, सिकंदर के विश्व विजेता बनने में उनके सैन्य गुणों का तो जो महत्व है वो है ही, लेकिन सिकंदर के महान बनने का एक कारण उनका किताबी कीड़ा होना भी है। किताब पढ़ के जो है ना, सिकंदर विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानते थे कि यहां पर आक्रमण जो है सिर्फ स्थल मार्ग से करे या जल मार्ग से करे या दोनों से करे। सिकंदर को भारत के बारे में जानकारी किताब पढ़ के लगी। हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका को जब सिकंदर ने पढ़ा तो उसमें हेरोडोटस ने भारत को सोने का चिड़िया कहकर पुकारा। सिकंदर ललचाया भारत की ओर कि आखिरकार ऐसा क्या है कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जा रहा है। तो किताबी कीड़ा था। तो सिकंदर अपने साथ कई सारे इतिहासकार को भी लेकर आए थे। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सिकंदर के साथ तो कई सारे इतिहासकार आए थे, लेकिन सिकंदर के साथ भारत आने वाले 3 प्रमुख इतिहासकार थे, नेरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। नेरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। तो डायमेकस नहीं आया था, आंसर हो जाएगा डायमेकस। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी पूछा है, समझ गए। और ये क्वेश्चन संभवतः बीपीएससी टीआरई टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जानते हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों का जांच अगर सच में हो जाए तो बिहार का हाल जो है ना पश्चिम बंगाल वाला हो जाएगा। अब जो न्यूज सब पढ़ते होंगे वो बात समझ गए होंगे। हम विस्तार में समझाएंगे नहीं, विस्तार में हम आपको समझाएंगे नहीं, ठीक है। मतलब बहुत धांधली हुआ है, कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहे थे। पढ़ने लिखने वाले लोग भी गए हैं, लेकिन धांधली भी हुआ है। अब जो भी हुआ है वो तो हम जांच नहीं किए। बिहार के 3 एग्जाम में पूछा गया, टीआरई, बीपीएससी, बिहार एसएससी। सबसे पहले बीपीएससी पूछा, फिर बिहार एसएससी पूछा, फिर टीआरई भी पूछा है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? अरे अशोक को अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है गुप्त शासक। गुप्त शासक देखिए बाबू, गुप्त वंश की स्थापना 240 में श्रीगुप्त ने किया। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच शासन किया 280 से 319। घटोत्कच के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम शासन किया 319 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त शासन किया 335 से 375। कुछ स्रोत में 335 से 380 भी लिखता है। तो समुद्रगुप्त का 2 बेटा था, एगो था रामगुप्त और एगो था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा बेटा था और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा बेटा था। तो सामान्य तौर पर पहले जब कोई राजा मरता था तो उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा बनता था। तो जब समुद्रगुप्त का निधन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी बना उसका बड़ा बेटा रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त अयोग्य था।
रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया रामगुप्त के राज्य पर। रामगुप्त शकों से पराजित हो गया। रामगुप्त शकों से पराजित होने के बाद क्या किया, शकों से समझौता कर लिया। और शकों से समझौता करते हुए रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को, रामगुप्त शकों से समझौता करते हुए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को दे दिया। इस बात की जानकारी जब उसके बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को लगी, चंद्रगुप्त द्वितीय, छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को लगी, चंद्रगुप्त द्वितीय महिला का वेश धारण किया, महिला का वेश धारण किया, ध्रुव देवी का वेश धारण किया, शक शासक को पराजित कर दिया, शक शासक को पराजित कर दिया। और शकों को अंतिम तौर पर भारत से बाहर खदेड़ने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। और जब शकों को भारत से अंतिम तौर पर खदेड़ दिया तो इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दिया। और फिर उसकी भाभी ध्रुव देवी विधवा हो गई, तो ध्रुव देवी से वो विवाह भी कर लिया। ये जो कहानी है, इस कहानी के बारे में जानकारी हमें विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, चंद्रगुप्त। क्या हुआ, काहे इंड हो गया? ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। इंड कर दिया कि इंड हो गया? दिमाग काम कर रहा है ना? हमारा दिमाग काम कर न रहा है? बड़ी स्मार्ट दिख रहा है, दाढ़ी मूछ बना लिया है। शांत रहो, कुछ गड़बड़ी आया है ऑनलाइन में, हमको भी मैसेज आ गया। बैच ऑटोमेटिक बंद हो गया है, ठीक हो रहा है। 1 मिनट रुकिए बाबू। हाँ 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 हाँ, हो गया। क्या हुआ जी? लाइव हो गया? छोटा भी है? नहीं छोटा है पक्का? बोलो, फिर से बता देंगे हम। रिकॉर्डेड वीडियो छूटेगा नहीं ना? ओ, ऑनलाइन वाले लोग कमेंट क्या कर रहा है? छोटा नहीं ना है, देखो कमेंट देखो। चारे का आंसर पूछ रहा है। धीरज जी कहाँ थे आप चार का जब आंसर बताए थे? मौजाए के पास गया होगा। ए, ठीक है जी। 4 का आंसर होगा बाबू डायमेकस। 5 का आंसर होगा बाबू चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे आइए,
अब आगे चल रहा है, चल रहा है ना? अब बताए ना आगे। हाँ, रिकॉर्डेड जो यूट्यूब पे अपलोड होगा उसमें सब डिस्कशन रहना चाहिए, कौन किसके साथ कौन क्या किया। तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे वो हमको भी नहीं पता है। चलिए आगे आइए है। परंपरा के अनुसार अलबारों और नयनारों की संख्या कितनी? अलबार नयनार कौन था हो? अरे संत था, संत, साधु संत था। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलबार और नयनार संतों ने किया था। 12 अलबार और 63 नयनार संतों ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया, और यही भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया। अलबार संत किसे कहते हैं, नयनार संत किसे कहते हैं? विष्णु के उपासक अलबार, शिव के उपासक नयनार। विष्णु के उपासक अलबार, शिव के उपासक नयनार। 12 और 63। निम्नलिखित में से कौन चंडेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? देखिए, महमूद गजनबी के बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, एक भी बार उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन ध्यान रहे, चंडेल राजाओं में सबसे महान चंडेल राजा हुए थे विद्याधर। विद्याधर ने ही खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। चंडेल राजा विद्याधर के साथ महमूद गजनबी का जब संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष में ना महमूद गजनबी की हार हुई, ना विद्याधर की हार हुई। उस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। अगर महमूद गजनबी शक्तिशाली था, तो विद्याधर भी काफी शक्तिशाली था। तो विद्याधर और महमूद गजनबी के बीच जो युद्ध हुआ है, उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला है। उसमें ना कोई हारा है, ना कोई जीता है। तो विद्याधर एक ऐसे भारतीय राजा हुए जिसे महमूद गजनबी पराजित नहीं कर सका। आंसर हो जाएगा विद्याधर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलह दरान कहलाते हैं? कुलह दरान कहलाते हैं। देखिए बाबू, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सैयद वंश के राजा हुए, वो कहा करते थे कि हम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज है, तो अब कोई कहेगा हम मोदी जी के वंशज है, तो उसको तो सम्मान मिलबे करेगा। तो उसी प्रकार से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशजों को समाज में, मुस्लिम समाज में काफी सम्मान मिलता था। मुस्लिम समाज में सैयदों को जो सम्मान मिलता था, उन सैयदों को ही कुलह दारन कहा जाता था। कुलह दारन कहा जाता था, कुलह दारन सैयद। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक का भारत में किस राजा के शासनकाल में प्रवेश हुआ था, या अब्दुल रज्जाक किस राजा के समय आया था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल है 1336 से 1565। 1336 से 1565। ये जो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी का मतलब 1200 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी। 14वीं का मतलब 1300 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी।
15वीं का मतलब 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी। 16वीं का मतलब 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी। तो ये जो 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान, ये जो 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा है, ये एक ऐसा दौर था जब भौगोलिक खोज अपने चरम पर था। मतलब नए नए स्थानों की खोज अपने चरम पर था। और इस 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। फिर आपको अन्य यात्री सब भारत आया था। इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर इटली यात्री निकोलो कांटी आया था, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। फिर आपको पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा आया था। तो पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय आया था। फारस यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। और इटली यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय आया था। देवराय प्रथम के समय आया था। तो इसका बाबू उत्तर बताइए क्या होगा? देवराय द्वितीय। इसके समय आया था इटली यात्री निकोलो कांटी। निकोलो कांटी। और कृष्णदेव राय प्रथम या कृष्णदेव राय के समय आया था डोमिंग पायस और बारबोसा। दोनों पुर्तगाली यात्री था, डोमिंग पायस और बारबोसा। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क के आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? देखिए, शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक श्रेष्ठता को लेकर ही याद किया जाता है। और शेरशाह सूरी ने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क का निर्माण किया। यही सड़क इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। यही सड़क इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। इस सड़क यानी ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क के आजम कहलाने वाली सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। और इस सड़क का पुनर्निर्माण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था 1839-40 ईस्वी के आसपास। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत चालाक और योग्य शासक था। शेरशाह सूरी इतना योग्य था, बिहार के सूबेदार के अधीन सेवा दे रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भारत की सत्ता, भारत की गद्दी को अपने अधीन शेरशाह सूरी ने कर लिया था। अपनी सैन्य क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी दूरदर्शिता के बल पर। अकबर को शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर ने जिन भी कार्यों को आगे बढ़ाया वो शेरशाह सूरी के कार्यों को ही आगे बढ़ाया। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण शाहजहां ने प्रदान किया था। शाहजहां ने। और शाहजहां ने इसी कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर बनारस के हिंदुओं से तीर्थ यात्रा पर कर लेना बंद कर दिया। बनारस के हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद शाहजहां ने कविंद्र आचार्य सरस्वती के सलाह पर ही किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है।
मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल कालीन सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ करता था। मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। सूरत को ही बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था। और एक बात जानिए, सूरत मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और जब आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना हुई और ये सब कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई, तो ये सब कंपनी सूरत की ओर ही ज्यादा आकर्षित हो रहा था। और ये सब कंपनी सूरत की ओर ही ज्यादा आकर्षित इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जो सूरत का इलाका था वो व्यापार के लिए काफी संपन्न क्षेत्र था। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी को लग रहा था यहां पर व्यापार करेंगे तो जल्दी व्यापारिक मुनाफा हमें मिलने लगेगा, जल्दी व्यापारिक मुनाफा हमें मिलने लगेगा। और ऐसा हुआ भी। और आपको जहां तक सूरत गुजरात में है और सूरत के लोग अभी भी व्यापारिक माइंडेड है। ऐसा नहीं है कि सूरत के लोग अचानक मतलब व्यापारिक माइंड के हो गए। मतलब मुगल काल से ही सूरत व्यापारियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु बना रहा है और आज भी व्यापारियों के लिए अच्छा स्थल सूरत माना जाता है। आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत कौन नदी के तट पर? नर्मदा या ताप्ती? ताप्ती। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखसियर। देखिए, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, ये सैयद बंधु, जिसे इतिहास में नृप निर्माता कहा जाता है, सैयद बंधु के मदद से ही फर्रुखसियर जो है गद्दी पर बैठा 1713 में। 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। एक बार इनको जॉन्डिस हो गया था। अंग्रेजों ने अंग्रेजी दवा से इसका जॉन्डिस ठीक कर दिया। ये अंग्रेजों से खुश हुए और अंग्रेजों को कहे कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा हमें व्यापारिक छूट चाहिए। तो इनके दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत आया और व्यापारिक छूट लिया। और फर्रुखसियर ने 1717 में जो व्यापारिक छूट दिया, उस व्यापारिक छूट को अंग्रेजों के व्यापारिक छूट के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा ऑमर्स नामक विद्वान ने दिया था। ऑमर्स नामक विद्वान ने, फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को जो व्यापारिक छूट दिया, उस व्यापारिक छूट को मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र की संज्ञा ऑमर्स नामक विद्वान ने दिया था। ऑमर्स नामक विद्वान ने दिया था। और 1717 के व्यापारिक छूट में यह भी प्रावधान था, मात्र 3000 रुपया वार्षिक किराया पर अंग्रेजी कंपनी बंगाल में व्यापार करेगी। लेकिन जब आगे चलकर बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया, तो फिर बंगाल के नवाब अंग्रेजों के इस अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। और इसी वजह से बंगाल के नवाब और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पलासी के युद्ध हुए हैं। पलासी का युद्ध 1757 में हुए हैं, जिस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। और इस युद्ध से ही भारत में अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया है। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतबारी प्रथा कहां लागू की गई? रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतबारी प्रथा राजस्व वसूली, टैक्स वसूली की एक प्रथा थी।
और यह एक ऐसी प्रथा थी जिस प्रथा के जरिए किसान अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में सीधे तौर पर राजस्व जमा कर दिया करता था। इस प्रथा का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। यह प्रथा सर्वप्रथम 1792 में प्रायोगिक तौर पर मद्रास के बड़ा महल में लागू हुआ 1792 में, लेकिन जब वहां सफल हो गया तो पूरे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस प्रथा को आगे चल करके लागू कर दिया गया और फिर आगे चलकर तो पूरे दक्षिण भारत या पूरे दक्कन के क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंबई एवं मद्रास। अंग्रेजी पत्र द इंडिपेंडेंट जुड़ा था। जो अंग्रेजी पत्र द इंडिपेंडेंट है वो किससे जुड़ा था? द अंग्रेजी पत्र द इंडिपेंडेंट है, इसका प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी से प्रारंभ किया था, लेकिन ये पत्रिका बहुत दिन तक चल नहीं सका। तो इस पत्रिका का संबंध है मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और अपने समय के बहुत बड़े वकील थे, और मोतीलाल नेहरू का संबंध भी कांग्रेस से रहा है। वे भी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? भारतीय रियासत मतलब देसी रियासत, देसी रियासत। देखिए बाबू, ब्रिटिश काल में भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत वैसे प्रांत जहां अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष तौर पर था, वो ब्रिटिश प्रांत, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाया। ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत बिहार, मुंबई, मद्रास, ओडिशा, बंगाल। फिर देसी रियासत जहां राजा महाराजाओं का शासन था, वो देसी रियासत। तो देसी रियासतों को लेकर कांग्रेस ने अपनी नीति की घोषणा 1920 के अपने नागपुर अधिवेशन में किया। कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत देसी रियासत को लेकर अपने नीतियों की घोषणा अपने नागपुर अधिवेशन में किया। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था। विजय राघवाचारी ने किया था। और इस नागपुर अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने भारतीय रियासत या देसी रियासत को लेकर अपने नीतियों की घोषणा किया था। आंसर हो जाएगा नागपुर। आगे गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन एक बार हुआ है 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 में, 1936 में। 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किया था अंबिकाचरण मजूमदार। और 1936 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ है। जैसे 1886 में, 1896 में, 1906 में, 1928 में और भी कई दफा कोलकाता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है। और भारत के सभी प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया? 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था CR दास।
प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? देखिए था क्या, वर्ष 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ। उस अधिवेशन में गांधी जी यह चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा ना हम करेंगे। और फिर अंततः 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करने के बाद गांधी जी को कहे कि हमारी कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दीजिए, लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के कार्यकारिणी परिषद का गठन करने से इनकार कर दिए। और जब इनकार कर दिए तब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि हम कांग्रेस में रहे, इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को झारखंड के पाकुड़ में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को झारखंड के पाकुड़ में किया। और फिर आगे चलकर वर्ष 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने जिस फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया था उसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1940 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? देखिए हुआ क्या था, सुनिए। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे नाम दिया गया 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हो गया। और इस मतभेद का फायदा अंग्रेज उठा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में कांग्रेसी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद था उस मतभेद को पाटने का प्रयास मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से ही 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करवाया, उसी से प्रसन्न होकर श्रीमती सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे तो मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें। लेकिन यही मोहम्मद अली जिन्ना जब मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए और यही मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब हिलकोर मारने लगी, तो इसी मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। और उसी तिथि से भारत में दंगा की शुरुआत हुई। दंगा की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया, जिस दंगा की वजह से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना मानवता को शर्मसार करने वाला व्यक्ति था। कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना आदरणीय नहीं हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी हिंदू को नहीं मरवाया, किसी मुसलमान को नहीं मरवाया। ऐसा नहीं है कि जब दंगा हुआ तो सिर्फ हिंदू मारे गए, नहीं।
दंगा हुआ तो मुसलमान भी मारे गए, लेकिन दंगा में भले हिंदू और मुसलमान मारे गए हो, लेकिन दंगा में सबसे बड़ा धर्म जो मारा गया था वो मानवता का धर्म मारा गया था। और वैसा कोई भी व्यक्ति जो मानवता को शर्मसार करता है वो कभी आदरणीय और पूजनीय नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार अभी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो घटनाएं घटित हुई है, पूछ पूछ के मारा गया कि हिंदू है या मुसलमान। कोई भी मरा हो, लेकिन मरा है मानवता। ये कहीं से भी उचित नहीं था और ये सिस्टमेटिक फेल्योर था। पहलगांव में जो घटना हुई है, इसे कुछ संपादक पुलवामा 2 की संज्ञान दे रहे हैं, जिस प्रकार पुलवामा 2 में जो है 40 से अधिक सैनिक शहीद हुए, उसी प्रकार जो है पहलगांव में 26-27, कोई रिपोर्ट 26 कह रहा है, कोई 27 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है। किसी ने भी मारा हो, लेकिन इससे मानवता शर्मसार हुआ। और जिस भी घटना से मानवता शर्मसार हो और जिसने भी मानवता को शर्मसार किया हो, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। समझ गए? देखिए, एक स्टेटमेंट, हम पहलगांव के बारे में पढ़े तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज बिहार एसआई सेकंड में से हम बैच में थोड़ा ज्यादा बोल दिए तो मतलब लोगों को थोड़ा लगने लगा था, तो हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, मेरा कुछ नहीं, हम जो भी पढ़े हैं किताब से पढ़े। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो है। अब ये हम तहकीकात नहीं किए हैं, लेकिन जो है हमको भी कहीं से मिला है। अब पूरी तरीका से आज मिला है, अब घर पे अभी तक गए नहीं, रूम पर रिसर्च करेंगे इस पर। लेकिन एक स्टेटमेंट है, अब ये सही है या गलत नहीं बोलेंगे, बोल देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का बोल देते हैं, मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। दोष देना है जिसको भी एपीजे अब्दुल कलाम को दोष दीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ये बात? हम नहीं बोल रहे हैं। मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होते हैं, उन्हें मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, जिसके अनुसार ये हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी और अन्य गैर मुसलमानों को चुन चुन कर मारते हैं। यानी उन्होंने कहा कि उन्हें मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, जिसके अनुसार ये हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी और अन्य गैर मुसलमानों को चुन चुन कर मारते हैं। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए भारत में चल रहे हजारों मदरसों पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, स्वयं मुसलमान थे ये। देखिए, यही बात हम बोले थे कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, ये जो भी संस्कृत विद्यालय, हिंदी विद्यालय, उर्दू विद्यालय, मदरसा फदरसा जो भी है, सबको बंद करके 1 नेशन 1 एजुकेशन लाया जाए। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको एक समान शिक्षा दिया जाए। और कुरान तो हम नहीं पढ़े हैं, कुरान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि कोई भी धर्म बुरा काम करना नहीं सिखाता है, चाहे इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो। लेकिन जो मुल्ला और मौलाना लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो हिंदू धर्म के संत लोग हैं, वो अर्थ का अनर्थ बोलेगा, अर्थ का अनर्थ। तो अगर किसी हिंदू विद्यालय में भी कोई अर्थ का अनर्थ समझाता है तो उसको भी बंद किया जाना चाहिए। अगर मदरसा में अर्थ का अनर्थ पढ़ाया जाता है तो उसको भी बंद किया जाना चाहिए। तो कहीं से भी ये जो घटना है, क्या आप
मुसलमान है, इसमें बहुत सारे मुसलमान होंगे, क्या ये जो घटना है, इस घटना से क्या भारत के मुसलमान प्रसन्न हैं? कदापि नहीं। अगर भारत के मुसलमान इस घटना से प्रसन्न हैं, वो भारत के मुसलमान देश प्रेमी नहीं, बल्कि वो भारत के मुसलमान देशद्रोही है। ये हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है, समझ गए? जिस देश का खाते हैं उसका गुण गाइए, उसके प्रति अपनी संवेदना रखिए। आपके पूर्वज के पास दो ऑप्शन था, भारत और पाकिस्तान दोनों में रहने का। आपके पूर्वजों ने भारत से प्रेम किया, भारत में रुका है, तो आप क्यों पाकिस्तान से प्रेम जतलाते हैं? आपको पाकिस्तान से कदापि प्रेम नहीं जतलाना चाहिए, और अगर आप जतलाते हैं तो आप, हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। और सच में सच्चे भारतीय मुसलमान जो देश प्रेमी है, वो भी इस घटना की आलोचना कर रहा है। सच यही है, समझ गए? तो मोहम्मद अली जिन्ना कभी आदरणीय नहीं हो सकते हैं, मेरे नजरों में तो नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं। देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ है, उसमें 16 अगस्त 1946 से जिस दंगा की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है, उस मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से ही भारत का विभाजन हुआ है। ऐसे भारत विभाजन के पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन उसमें सबसे अहम योगदान मोहम्मद अली जिन्ना का था। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं की थी, समझिएगा? तो इतिहास, आज एक नंबर क्वेश्चन बताए थे, इतिहास आपको, आप शुरू में क्या है उस रूप में आपको याद नहीं रखता है, आपका अंत कैसा हुआ है, इतिहास उस रूप में आपको याद रखता है। अशोक हिंसक था, 99 भाइयों, कहा जाता है 99 भाइयों की हत्या कर गति प्राप्त किया, लेकिन बाद में अशोक शांतिवादी नीति को अपनाया। अशोक को आज शांतिवादी शासक के तौर पर याद किया जाता है। जिन्ना शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे जब तक वे कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन वही जब मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए तो वही भारत का विभाजन करवा दिया। कभी जिन्ना पूजनीय नहीं हो सकता, मेरे नजरों में तो कदापि नहीं, तुम्हारी नजरों में हो सकता, लेकिन मेरे नजरों में कभी नहीं। आंसर होगा सरोजनी नायडू। और जो भी बात किया तर्क के साथ, और हम प्रूफ दिखा सकते हैं हर चीज का, हमारे पास किताब है। जो भी बात किए हैं अभी पूरी तरीका से तर्क के साथ, समझे? आगे, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित करी? गोपाल बाबा वलंकर। रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे ज्यादा। आगे आइए। इस आधार पर बिहार एसआई 1275 प्रीलिम सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, और संभवतः ये क्वेश्चन बैंक में 1275 में सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन नंबर 34 है, संभवतः 33 या 34 यही है, जो भी है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑप्शन हम परिवर्तन किए। एल नीनो जलधारा के उत्पत्ति का निम्न में से कौन से प्रभाव नहीं? एल नीनो जलधारा के उत्पत्ति का निम्न में से कौन से प्रभाव नहीं है? देखिए, एल नीनो जलधारा, सबसे पहली बात, एक चीज देखिए, एक दो बात बताते हैं फिर इस पर कॉमन बात। मानचित्र को देखिए, सभी महादेश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हां या ना? एकदम प्रशांत महासागर अटलांटिक से अटलांटिक, हिंद महासागर से हिंद महासागर प्रशांत, सभी महासागर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। जब कोई गर्म पानी आगे बढ़ती है तो अपने मार्ग में आने वाले पानी को गर्म कर देती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जब यह जलधारा चलती है तो अपने मार्ग में आने वाली जल को गर्म कर देती है, गर्म कर देती है। अब देखिए बाबू, आप
आप देखिएगा कि आपको जहां पर गर्मी होगा वहां लो प्रेशर बेल्ट, जहां ठंडी होगा वहां हाई प्रेशर बेल्ट। गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने के कारण गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और उस क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। ठंडी हवा भारी होती है, जहां ठंडी हवा होती है वहां हाई प्रेशर बेल्ट। और हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये सब बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात, गर्म जलधारा अपने मार्ग में आने वाले जल को गर्म कर देती है। दूसरी बात, जहां गर्मी वहां हाई लो प्रेशर बेल्ट, जहां ठंडा वहां हाई प्रेशर बेल्ट। और तीसरी बात, हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। एल नीनो प्रशांत महासागर में 5 बरस या 10 बरस के अंतराल पर उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है। जब इस जलधारा की उत्पत्ति होती है तो इसका प्रभाव सिर्फ प्रशांत महासागर से सटे देशों के साथ नहीं बल्कि हिंद महासागर से सटे देशों के साथ भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी एल नीनो की उत्पत्ति का प्रभाव उन देशों में भी मिलता है जो प्रशांत महासागर से भी सटे हुए हैं, तथा उन देशों में भी मिलता है जो हिंद महासागर से सटे हुए हैं। गर्म जलधारा है। एक बात, दुबड़ी लगा हुआ है, दुबड़ी मतलब घास, उस पे गर्म पानी डालो, घास खत्म हो जाएगा। कभी नहीं किया है एक्सपेरिमेंट तो करना। मछली के लिए भोजन होता है प्लैंकटन घास। जब एल नीनो जलधारा चलती है ना तो प्लैंकटन घास का विनाश कर देती है, मछली के भोजन का विनाश कर देती है, जिस वजह से मत्स्य उत्पादन में कमी आती है एल नीनो की उत्पत्ति होने से। इसके बाद एल नीनो की उत्पत्ति होने से भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न होती है। विकृति जैसे आपके पेट में पत्थर है, वो आपके लिए विकृति हुआ, या मतलब आप बीमार हैं। विकृति मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। एल नीनो की उत्पत्ति से भूमध्य रेखा के वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होता है। मतलब भूमध्य रेखा पर हवा जिस दिशा में चलनी चाहिए उसके अपोजिट चलने लगती है, जिससे समुद्री वाष्पन में भी कमी आती है। एल नीनो का ये सब प्रभाव है। और एल नीनो की उत्पत्ति प्रत्येक 5 या 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। और एल नीनो गर्म जलधारा है, अपने मार्ग में आने वाले जल को गर्म करती है। एल नीनो धारा की उत्पत्ति होने से हिंद महासागर में लो प्रेशर बेल्ट बनता। लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब। और एल नीनो की उत्पत्ति होने से जब हिंद महासागर में लो प्रेशर बेल्ट बनती है तो भारत में मानसून का आगमन देरी से होता है। और जब भारत में मानसून का आगमन देरी से होता है तो फिर आपको जब वर्षा मानसून का आगमन देरी से होगा यानी वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा यानी सुखाड़ होगा। तो मानसून, भारतीय मानसून को भी एल नीनो प्रभावित करता है। और एल नीनो के उत्पत्ति होने से भारत में मानसून का आगमन 15-20 दिन देरी से होता है, कम वर्षा होता है और भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सब एल नीनो के प्रभाव है। एक बार बिहार एसआई पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। बताइए उत्तर। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं?
जानते हैं भाई लोग, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा तो है, ये है इसी महासागर में सबसे गहरा गर्त भी है, मेरियाना गर्त। और इसी महासागर में सबसे ज्यादा भूकंपों आता है। इसी महासागर से सटे देशों में सबसे ज्यादा भूकंप आता है जापान में। इसी महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटता है, और ज्वालामुखी फटता है तो आग की ज्वाला उत्पन्न होती है। तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटता है, जिससे 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 प्रशांत महासागर में जहां तहां आग की ज्वाला, आग की लपटें आपको दिखाई देगा। तो प्रशांत महासागर को ही अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर या ज्वाला परिधि कहा जाता है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। आगे विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? खट्टे रसीले फल सबसे ज्यादा है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। नाइन्टी ईस्टरीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? मैग्नीज। टाटा है, याद रख लीजिएगा, कंसेप्ट न है इस सब में। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? बलूचिस्तान में। टाटा वाला है, इस सब में कंसेप्ट है नहीं कुछ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? पाकिस्तान की राजधानी कराची रही है, हाँ, संभवतः 1958 तक, वर्ष 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रही है। बाद में जाकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बनाया गया, ये सही है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी रही है? कभी नहीं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक प्रसिद्ध शहर है, यह कभी राजधानी नहीं रही है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। जापान की राजधानी क्योटो रही है, हाँ, मध्यकाल में 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के समय जापान की राजधानी क्योटो थी। लेकिन आज जापान की राजधानी है टोक्यो। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी रही है, हाँ, कुछ समय के लिए रही है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आंसर हो जाएगा बी, ऑकलैंड कभी नहीं रही है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? नहीं, बराक मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और बराक मणिपुर में बहने वाली नदी है, यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। लोहित बहती है, सुबनसिरी बहती है। लोहित और सुबनसिरी दोनों अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और साथ ही साथ यह दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। और सिर्फ यही दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बल्कि और भी कई सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग, धनसिरी, पगलादिया, ये सब भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस भी है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? मतलब कहां पर सब प्रकार का वन पाया जाता है? लगभग सब प्रकार का वन पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर स्थित गुजरात में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेघा पाटेकर ने की है। मेघा पाटेकर ने की है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है।
और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में? भीम बांध। कहां है? भीम बांध। अच्छा, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी। राजगीर, नालंदा, गौतम बुद्ध, गया। गया। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जैसे सुनिए, जैसे फल फूल फसल मानव के लिए उपयोगी है, वैसे जानवरों, जैसे हम लोग फल फूल हमारे लिए उपयोगी है, हम लोग उसका संरक्षण करते हैं, वैसे पृथ्वी पर जैव विविधता, पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये सब लाए गए। तो अब प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ, बाघ को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में लाया गया। 1973। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी, हाथी को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वनों में, फॉरेस्ट में, जंगलों में पाए जाने वाले जीवों को संरक्षण देने हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 में लाए गए हैं। 1973, सॉरी 1972। जैव विविधता अधिनियम, पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाई रखी जा सके, इसको लेकर जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में आई है। वर्ष 2002 में आई है। बताइए क्या है? सी, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण, अवधारणा इनमें से किससे शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब? 97 कि 87? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 97। निम्न में से कौन गोखुर झील का उदाहरण? देखिए, सुनिए, देखिए, झील, झील की आकृति सामान्य तौर पर तालाब जैसा होता, पोखर जैसा होता है। स्थलखंड से घिरे, स्थलखंड से चारों तरफ से घिरे शांत जल के क्षेत्र को झील कहते हैं। झील कई प्रकार के होते हैं, अनूपिया लेगुन झील, गोखुर झील, पलाया झील, क्रेटर झील। अब देखिए, चिल्का झील ओडिशा में है, यह लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है। चिल्का झील ओडिशा में है, यह लेगुन झील, झील का प्रकार है लेगुन, यह लेगुन झील या अनूप झील का उदाहरण है। चिल्का झील ही नहीं बल्कि आपको जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, केरल का बेम्बानड झील, अष्टमुडी झील, ये सब झील लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है। अब लेगुन या अनूप झील की अगर आप बात करेंगे तो ये सामान्य तौर पर समुद्री राज्यों में देखने को मिलता है। चट्टान, बालू, कंकर, पत्थर इत्यादि जैसे अवरोधों की वजह से मुख्य समुद्री जल का कुछ हिस्सा अलग होकर जब जलाशय का निर्माण करता है तो उसी को अनूप या लेगुन झील कहते हैं। इसको और अगर विस्तार पूर्वक समझना है तो YouTube चैनल पर अनूप या लेगुन झील समझाए हुए हैं और एग्जाम्पल दे करके समझाए हुए हैं, और बिट्टू झा सर के जीवन पर एग्जाम्पल देकर समझाए हुए। देख लीजिएगा, एकदम समझ में आएगा तो कभी भूलबो नहीं कीजिएगा।
ठीक है, गोखुर झील। वैसा झील जिसकी आकृति गाय के खुर के समान होती है उसी को गोखुर झील कहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर ताल झील, लोनार झील। महाराष्ट्र में है, यह क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील किसे कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो गड्ढा बनता है उसमें जो पानी जमा होता है उसी झील को क्रेटर झील कहते हैं। सांभर झील राजस्थान में है, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। और यह पलाया झील का उदाहरण है, पलाया झील। पलाया झील भारत का पहला एल्युमिनियम उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ था? भारत का पहला एल्युमिनियम उद्योग एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित हुआ था। पश्चिम बंगाल के जेके नगर में 1885 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में भारत का प्रथम जूट उद्योग 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। 1907 जमशेदपुर भारत का प्रथम सफल लौह इस्पात कारखाना टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। 1854 मुंबई में भारत का पहला सूती वस्त्र मिल या सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में काबसजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? अगर इस क्वेश्चन को एक लाइन में हम कहें, अगर इसी क्वेश्चन का भाषा आसान होता आप पक्का आंसर कर देते। कि क्वेश्चन एक लाइन में क्या कह रहा है जानते हैं? भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई है? तो भारत में विभागीय संविभागीय या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई है। अब बोलिएगा कैबिनेट प्रणाली क्या है? वर्तमान में हमारे देश में कैबिनेट प्रणाली लागू है। वह प्रणाली जिसमें एक प्रधानमंत्री हो और उनको कार्यों में सलाह देने के लिए कुछ कैबिनेट मंत्री हो, वही कैबिनेट प्रणाली या संविभागीय या विभागीय प्रणाली कहलाती है। भारत में देखिए एक प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सब कोई है। यही तो है विभागीय या संविभागीय प्रणाली। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज टफ है लेकिन बात आसान है, समझिए। आगे भारतीय संविधान क्या हुआ? काटा उटा नहीं था हो। चलिए आगे आइएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ ना तो BN रॉ को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR
प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? मतलब कहानी पर आधारित, कल्पना पर आधारित शासन प्रशासन किया जाएगा, इसको स्वीकार किया जाए कि हमारे पूर्वज में फलना राजा थे, फलना ऐसे किए तो हम ऐसे करेंगे, तो ऐसे थोड़े हो सकता है। तो मिथकों और कहा जिस प्रकार का ये सब अटपटा एकाध गो क्वेश्चन दे रहे हैं, एकाध गो ने 2-3 गो रहता है, ये सब अटपटा रहेगा, हो सकता है यही ना रहे या ऐसने रहेगा, लेकिन रहेगा। ये हम बोल रहे हैं 18 मई में रहे या ना रहे, लेकिन आगामी जो बिहार एसआई आने वाला उसमें रहेगा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन। याद रख लीजिएगा इसको बाबू। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राजमंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। सही है या गलत? गलत है। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगा। और केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री राज्य मंत्री के अंतर्गत ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी आता है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अलग नहीं होता है, बल्कि राजमंत्री के अंतर्गत ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी आता है। तो संवैधानिक तौर पर मंत्री 3 प्रकार के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री में ही स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी आ जाते हैं। अगर समझे हैं तो बताइए, पहला नंबर गलत या सही? गलत। सुनिए एक बात, पिछले दिनों जो है अपने संस्थान में बिहार एसआई फर्स्ट या सेकेंड बैच में कोई लड़की पढ़ती है ऑनलाइन, तो वो पढ़ती हमसे है, लेकिन वो जो है ग्रुप डिस्कशन अपने एरिया में किसी संस्थान में जाकर के करती है। तो वहाँ का टीचर उसको बताया कि हम तुमको जो बता रहे हैं कोई नहीं बताएगा और किसी मास्टर के स्टडी मटेरियल में नहीं होगा, ठीक है? तो हम तो दावा करते हैं हमारे में सब कुछ है। तो वो लड़की जो है मैसेज की कि सर हम पढ़ते तो आप ही के पास हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के लिए हम जाते हैं अपने एरिया के फलना जगह, तो वहाँ के हमारे सर बोले कि हम तुमको यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं, कोई मास्टर तुमको नहीं बताएगा कि मंत्री परिषद में मंत्री 5 प्रकार का होता है, समझे? और किसी मास्टर के स्टडी मटेरियल में ना है। तो सुनिए ना, तो फिर वो मैसेज की, और संयोग ऐसा था कि मतलब रात में जो है हम खाना खा करके मोबाइल चला रहे थे और स्टडी रूम में ही थे। तो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन सोचे भेज देते हैं कि मास्टर सब कैसे बुर्बक बनाता है। तो उसको भेज दिए, तो हम उसको मैसेज भी कर दिए, देखो बाबू मंत्री परिषद में मंत्री जो होते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन वो बोल रहा था, वो मास्टर भी बोल रहा था स्वतंत्र प्रभार का मंत्री किसी के नोट में नहीं होगा। मेरे नोट में तो सब कुछ है, पढ़ो ना पॉलिटी का, उससे बढ़िया कोई नोट बना सकता है, किसी का औकात नहीं है मास्टर का कि वो बना दे, ठीक है? सब कुछ था, उसको भेज दिए। तो देखिए हाँ है, बोले हाँ सर है, आप सही बोलते हैं। तो हम बोले हाँ है।
बहुत ज्यादा मूड नहीं था बात करने का उस टाइम हमको। तो फिर उसके बाद जो अगला दिन मैसेज करती है कि हमारे सर जो जहां डिस्कशन करते वो बोले कि हम तो ये बोल रहे थे कि विदेश मंत्री फलना है, रक्षा मंत्री चिलना है, गृह मंत्री ढकना है, वो है तुम्हारे मास्टर के नोट में? तो बोली नहीं तो ना है हमारे मास्टर के नोट में। तो बोला देखो हम तुमको यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं जो किसी के नोट में ना है। तो मतलब कैसे विद्यार्थी को जो है बुड़बक बनाया जाता है। अरे यार वो स्टडी मटेरियल है, मंत्री सब हमेशा चेंज होते रहता है, वो स्टडी मटेरियल में देना उचित है, तो करंट में बताया जाता है। तो विद्यार्थी मतलब अपने आप को जो है मास्टर का न, हम रोशन आनंद का राजनीतिक गुरु है, नहीं शैक्षणिक गुरु है, कहां से होगा उसके नोट में। तो ऐसे विद्यार्थी भी जो पढ़ाते हैं, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे विद्यार्थी पढ़ाते हैं। तो बाबू सोना हीरा मेरा प्यारे दुलारे, गलत कुछ भी मत पढ़ाइए, गलत बात मत बोलिए। उसमें से अधिकतर लोग 38 जिला में जो पढ़ाता सब हमर टेस्ट जरूरे देखता है, पढ़ता तो है ये है, टेस्टो देखता है, समझ गए। अभी जा रहे हैं हम सहरसा, मधेपुरा में वो लड़का पढ़ाता है, 4 गो बैच है, हर बैच में 100-150 लड़का लड़की है, मतलब 7-8 बेंच पर तो हम लड़किए देखे। जब 7-8 बेंच पर 4 गो 5 गो 6 गो करके लड़की है तो स्वाभाविक सी बात है 150-200 लड़का होगा। उसको बुलाए हैं, उसको कुछ गुरु ज्ञान देंगे, समझ गए। तो मतलब ऐसा नहीं करना है। अरे जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अरे मेरे जैसा बनिए ना, हम गलत करते हैं तो बोलते हैं गलत किए हैं, डंके के चोट पे कहते हैं, और सही कहते हैं तो बोलते हैं सही किए, गलत है ये। तो मतलब वो लड़की तो गलती याद रख लेगी। 5 प्रकार का होता है। इतना बताने के पीछे एक रीजन यही था, हम फिर उससे बहुत ज्यादा थेथरोलॉजी नहीं किए। फिर दूसरा रोज मैसेज भी की होगी, हम नहीं देखे होंगे। मैसेज इतना था, कौन उतना देखेगा बताइए। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में या संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। तो केवल 2। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में नहीं, इसमें राज्यसभा को ज्यादा शक्ति है। दोनों को एक समान शक्ति नहीं है, बल्कि इसमें राज्यसभा को ज्यादा शक्ति है। इसमें राज्यसभा का एकाधिकार है, लोकसभा को न है इसमें शक्ति। अनुच्छेद 312 संविधान में संशोधन करने के विषय में, हाँ संविधान में संशोधन करने के विषय में जितना शक्ति लोकसभा को है उतना ही राज्यसभा को। संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में भी आ सकता है या पहले राज्यसभा में, और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। तो इसी में है। सरकार को हटाने में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने लोकसभा की, दोनों में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। लेकिन इसमें जो है दोनों को समान अधिकार है, और इसमें जो है राज्यसभा को ज्यादा अधिकार है। आंसर होगा बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान न है? राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान न है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, समझ गए। और राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद होता है। जब चाहे राष्ट्रपति तब राज्यपाल को पद से हटा सकता है। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व, यानी विधानसभा में इंट्रोड्यूस किए जाने से पूर्व, यानी विधानसभा में रखे जाने से पूर्व, पुनः स्थापित मतलब रखा जाना,
ये वर्ड थोड़ा टफ है, रखा जाना। पूरा स्थापित मतलब रखा जाना। जहां पर भी पॉलिटी में पूरा स्थापित होगा उसका अंग्रेजी इंट्रोड्यूस और हिंदी में रखा जाना। यानी कह रहा है यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। तो बजट बनाने की जिम्मेवारी और बजट पेश करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार के वित्त मंत्री का होता है। और वित्त मंत्री जब बनता है कोई व्यक्ति तो वो शपथ ग्रहण करता है और सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। सूचना एवं गोपनीयता की शपथ, सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। और अगर बजट विधानसभा में इंट्रोड्यूस किए जाने के पहले खुल गया, मतलब लीक हो गया, मतलब सूचना की गोपनीयता नहीं बनी रही, और जब सूचना की गोपनीयता नहीं बनी रही तो उस वित्त मंत्री को अब पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वित्त मंत्री शपथ ही लेता है कि हम चीजों की गोपनीयता को बना करके रखेंगे। लेकिन जब गोपनीयता नहीं बनी रहती है तो उसे त्याग पत्र देना होता है उस वित्त मंत्री को। तो वित्त मंत्री को त्याग पत्र क्यों देना होता है, समझ में आया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे? नहीं। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। गलत। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। हाँ, आंसर हो जाएगा केवल 2। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? भू राजस्व कर। भू राजस्व कर। राज्य यानी पूछ रहा है ये जो कर है कौन लगाता है और वही वसूलता है। ये इन करों में से ये जो कर है इसमें से कौन राज्य लगाता है और वह राज्य ही वसूलता है। तो भू राजस्व कर राज्य लगाता है और राज्य ही वसूलता है। ईसा पंचायती राज समिति है। CH हनुमंता समिति 1984। जी वी.के. राव समिति 85। अशोक मेहता 1977। ऑप्शन में न है तो 1978 के साथ चलिए। LM सिंह भी 1986। बलवंत राय मेहता 1957। क्या होगा? डी। भारत के संविधान निर्माण का पहला धुंधला संकेत किस अधिनियम में देखने को मिलता है? यानी भारत का संविधान बनाया जाएगा, इसका संकेत कहां मिला है? तो इसका संकेत मिला है भारत शासन अधिनियम 1833 में। भारत शासन अधिनियम 1833 में। अब भारत शासन अधिनियम 1833 की अगर हम बात करें तो इस एक्ट की कई सारी विशेषताएं। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करते हुए कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत में एक नया विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, जो भारत के लघु संसद के तौर पर काम किया। भारत के लिए लघु संसद के तौर पर काम किया। 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है और इसी अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जाति 338, अनुसूचित जनजाति 338 से, और राष्ट्रीय और पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, राज्य क्षेत्र की विधानमंडल का सदस्य, संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य या किसी भी लाभ के पद पर अगर कोई भी है तो वह राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। और राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
लेकिन उन्हें राज्यपाल हटाता नहीं है, बल्कि मुख्य सूचना आयुक्त को उसी तरीका से हटाया जाता है जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, उसमें एक अंग है सुरक्षा परिषद। उसी का काम है वैश्विक देशों जहां पर प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हुई है उसका प्रजातंत्रीकरण करना। आंसर सी। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में। और 1 मिनट सुन लीजिए, कल बिट्टू झा सर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कल आपका टेस्ट होगा और संभवतः कल हम अपना ही टेस्ट रखेंगे। और कल के टेस्ट में जो है करंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक मिसलेनियस टाइप का टेस्ट लेंगे। मतलब कल के टेस्ट के जरिए हम ये दिखाएंगे कि हम साइंस भी पढ़ा सकते हैं, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते हैं। समझ गए? तो साइंस का क्वेश्चन सब कल हम देंगे, समझ गए ना? हाँ ठीक है, साइंस का टेस्ट कल होना चाहिए, तो साइंस के क्वेश्चन भी कल के टेस्ट में रहेंगे। समझे? देंगे साइंस का क्वेश्चन, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। 100 क्वेश्चन, पैसा देगा 500, बोलो ना, तब तो कहेगा 200 ने 150।